स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रोफेसर राजपूत कौर हियर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन करते हैं पहले अच्छे से। सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 के अकॉर्डिंगली कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इंक्लूड करता है, या फिर कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पब्लिक को इनवाइट किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर्स, उसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अकॉर्डिंगली, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब हम बात करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेक्शन 31। कभी कभी क्या होता है कि हमने सिक्योरिटीज स्टेजेस में इशू करनी होती है, स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स का जो साइज है वो बहुत लार्ज होता है और इशू साइज भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूज फंड्स की जरूरत होती है। तो इन सच केस जो अगर हम बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस ईच टाइम विल बी वेरी एक्सपेंसिव, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो हमारे पास एक प्रोविजन आती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की। शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। ये प्रोस्पेक्टस आप किसी भी एक सिक्योरिटी के लिए या क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के लिए इशू कर सकते हो, जिसके अंदर आप मोर देन वन टाइम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर सकते हो विदाउट इशूइंग फर्दर प्रोस्पेक्टस। क्लियर? अब इसकी प्रोविजन से और क्लियर हो जाएगा आपको। पहली बात, शेल्फ प्रोस्पेक्टस किसी भी एक क्लास के लिए या क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए इशू किया जा सकता है, और ये किसकी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है? एज पर सेबी। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है। मतलब आज मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करा तो 1 ईयर के अंदर अंदर मैं जितनी बार मर्जी रेज कर सकती हूँ पैसा। ठीक है, फिर है जब भी आपने सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज करनी है तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपने सब्सिक्वेंट या सेकेंड ऑफर करनी है सिक्योरिटीज की, तो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रार। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? न्यू चार्जेस क्रिएटेड, कि आपने इस बार सिक्योरिटी का क्या प्राइस रखा है। ठीक है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कि जब पहली इशू करी थी और अब आप जो ऑफर करने जा रहे हो वहां से अब तक क्या चेंज आया है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी में, या फिर और कोई चेंज जो आपको जरूरी लगता है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर? फिर आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है with a view to explore the demand for securities and price at which they may be offered. A public company may, before issuing prospectus, circulate information memorandum and red herring prospectus to the public. ये prospectus, red herring prospectus, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस से पहले इशू किया जाता है ताकि कंपनी एक्सप्लोर कर सके डिमांड फॉर सिक्योरिटीज और लोग उसको किस प्राइस पे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रोविजंस क्या है? इट इज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन। ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है। अब इसके अंदर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि ये हमेशा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस से पहले इशू करना है। ठीक है, फिर सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जिस दिन सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग होनी है उससे 3 दिन पहले ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको फाइल करवाना होता है विद द ROC। ठीक है, फिर सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी वेरिएशन आई है फ्रॉम द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस टू द एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, ठीक है, कोई भी वेरिएशन आई है तो उसको हाईलाइट करना है इन द एक्चुअल प्रोस्पेक्टस एज वेरिएशंस। हेडिंग होगी वेरिएशंस और नीचे लिखना है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस से एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में क्या क्या वेरिएशंस आई हैं। And fifth is it shall carry the same obligations as are applicable to a prospectus। बिल्कुल सेम ऑब्लिगेशंस कैरी करता है जैसे कि प्रोस्पेक्टस की होती है। ठीक है,
फिर एक आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 25। देखो वैसे तो बेसिकली कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है, स्ट्रिक्ट एक कंप्लायंस है, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस तो एक और प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि कंपनी अपने सारे के सारे शेयर्स एक दूसरी पार्टी को दे देती है, जिसे इशू हाउस कहा जाता है। फिर वो इशू हाउस क्या करता है, ऑफर करता है सेल ऑफ दी शेयर्स टू द पब्लिक बाय एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोस्पेक्टस ना इशू करके हमने एक पार्टी को इंक्लूड कर लिया, दैट इज इशू हाउस। इशू हाउस हमारे बिहाफ पे जो एडवर्टीजमेंट दे रहा है और जो ऑफर ऑफ सेल कर रहा है उसे क्या कहा जाता है, डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस, उसे प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 33। अब इसके अंदर कहते हैं कि एक तरह का मेमोरेंडम होता है। एब्रिज प्रोस्पेक्टस एक मेमोरेंडम होता है जिसके अंदर सारे सेलिएंट फीचर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के, स्पेसिफाइड बाय द सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशंस इन दिस बिहाफ, और इसको अटैच करना होता है विद द एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशूड फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज। कोई भी एप्लीकेशन जो लोगों ने परचेज करी है फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, उसके साथ ये चीज अटैच होती है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस उसके साथ अटैच करके दिया जाता है। ठीक है, अगर कंपनी अटैच करके नहीं देती तो वो लायबल होगी पेनाल्टी के लिए फॉर ₹50,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। क्लियर हो गया। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं होती, सेक्शन 26। तो ये कौन से केसेस हैं, देखो जहां पे हमने पब्लिक ऑफरिंग करनी ही नहीं है, शेयर्स और डिबेंचर्स पब्लिक ऑफर नहीं करने, वहां पे आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जहां पे हम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो रहे हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आपको क्लियर होगा, तो मतलब जहां पे हम किसी बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या किसी ब्रोकर के अंदर अंडरराइट करवा लेते हैं अपने शेयर्स, तो वहां पे भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप ऑफरिंग कर रहे हो टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो वहां पे भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये प्लेसमेंट है वो प्राइवेट प्लेसमेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर तो आप 49 मेंबर्स तक ऑफर कर रहे हो, अप टू 49, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। जहां पे आपके मेंबर्स 50 हो गए या 50 से ज्यादा हो गए तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक इशू बन जाती है, तो वहां पे आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो जो ये प्लेसमेंट है ये प्राइवेट होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी मोर देन 49 मेंबर्स, और वो 49 मेंबर्स अपने ही मेंबर्स होते हैं, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स एटसेट्रा। ठीक है, फिर आ जाता है जहां पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स यूनिफॉर्म नेचर के हैं, जो आपने पहले इशू करे थे, सेम है बिल्कुल जो प्रीवियसली आपने इशू करे थे, और कहाँ पे कोटेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब फिर आ जाता है पॉइंट जहां पे आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू इनवाइट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट वन इज जहां पे कंपनी ही प्राइवेट है, तो प्राइवेट कंपनी को तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है ही नहीं, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 35। तो ये था आपका सारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के, और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कब कब प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़ी रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू।